तो चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन एकदम सिंपल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? The total number of electric lines of force passing through the surface normally when the surface placed in electric field is called electric flux, right? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? यदि एक बिग पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक बिग नेगेटिव चार्ज रख दिया तो क्या चलेंगी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां? प्लस टू माइनस। इसी यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब मीडियम में होती है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई प्लेन है इस तरीके से, तो इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ electric lines of force passing through the surface perpendicular when the surface placed in electric field is called electric flux. It is denoted by phi. Thus phi is equal to, यहाँ phi is equal to क्या होता है? E dot S. What is E? Electric field. And what is S? Surface area. यदि यही अपन बात करें तो फाई इज इक्वल टू होना चाहिए E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। यदि यही प्लेन ऐसा होता इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये होता सरफेस एरिया का, फिर दोनों के बीच का एंगल थीटा। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करें थर्ड, तो हम लोग बता सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई। तो डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस, क्योंकि कॉस थीटा की तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और आप सबको पता है ई क्या होता है? एफ बाई क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज। सरफेस एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर। तो यदि आप इसमें फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एम एल टी माइनस टू, चार्ज ए टी इंटू एल स्क्वायर, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा फाई के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन, राइट। इसी तरीके से यदि अपन इसकी यूनिट बताएं फोर्थ एसआई यूनिट, तो आप बता सकते हैं तो फोर्स अपॉन चार्ज इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फॉर्मूले के बेसिस पर। फिर नेक्स्ट फिफ्थ, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में। और ये सेम डायरेक्शन में कब होंगे? जब ये प्लेन ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जब ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और यही डायरेक्शन किसका होगा? सरफेस एरिया का। तो थीटा कितना जाएगा? जीरो। आप सबको पता है कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, और इसलिए इस फॉर्मूले के बेसिस पर, क्योंकि आपको मालूम है कॉस जीरो 1 में बोल रहा हूं तो कॉस की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। यहां जब आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी कैसा आएगा? मैक्सिमम। तो इस सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम पास होगा और कितना होगा? E इंटू एस। सारी की सारी
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस प्लेन से कैसे पास होंगी, परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर पास होती है उन्हीं को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इफ थीटा इज इक्वल टू 90, ये 90 कब होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जब प्लेन ऐसा होगा, तो ये डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो डेफिनेटली थीटा कितना हो जाएगा, 90। आप सबको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पर जब cos 90 की वैल्यू रखोगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो बात भी सही है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके सरफेस को के टेंजेंशियल होगी, ऐसी जाएगी, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं होगी। अब परपेंडिकुलर नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। तो जब रेगुलर सरफेस है तब तो आप रेगुलर सरफेस है, मान लीजिए रेक्टेंगल शेप में है या स्क्वायर शेप में या सर्कुलर शेप में, तो सरफेस एरिया की वैल्यू आप रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख सकते हैं और फ्लक्स निकाल लेंगे। लेकिन यदि इर्रेगुलर सरफेस है, इर्रेगुलर सरफेस मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इसमें यदि इस तरीके से सरफेस है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इस सरफेस को इस तरीके से बहुत स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट हो जाएंगे। अब किसी भी एक स्मॉल एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, स्मॉल होगा, डी फाई। ये डी फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो स्वाभाविक ई डॉट डी एस होगी। डी एस मतलब इस स्मॉल एलिमेंट का सरफेस एरिया। तो टोटल फ्लक्स यहां पर कितना होगा, फाई। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी हो रही है, स्केलर, क्योंकि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि जो सेवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो फिर 8 पॉइंट। जब स्केलर है तो स्केलर में तो अपन को मालूम है टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन अलजेब्रिक सम करते हैं, तो जितना इस स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उन सब का समीशन, और समीशन को ही तो आप लोग मैथ्स में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। डी फाई की जगह जाएगा ई डॉट डी एस, तो इसको सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। एक और बात, 9th, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जब किसी सरफेस से बाहर निकलता है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और किसी सरफेस में इंटर होता है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। मतलब यदि इसी प्लेन में बात करें, यहां से ऐसा फ्लक्स आ रहा है ये, और फिर ऐसा बाहर निकल रहा है, तो जो इंटर कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम नेगेटिव बोलेंगे, जो बाहर निकल रहा है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव बोलेंगे। ये साइन कन्वेंशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज एमिटेड फ्रॉम एनी सरफेस, it is taken as positive, and the electric flux which is enters into the surface, then it is taken as negative. तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद हमको देखना चाहिए गॉस थ्योरम। तो व्हाट इज गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस थ्योरम? तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, देखिए यदि कोई क्लोज्ड सरफेस होता है ना,
क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और यदि इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस चार्ज की वजह से इस क्लोज्ड सरफेस से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि पॉजिटिव होगा तो बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो एंटर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is always equal to 1 upon epsilon 0 times of charge placed inside the closed surface. According to Gauss theorem, the electric flux through any closed surface, it is always equal to 1 upon epsilon 0 times of charge placed inside the closed surface. तो ये होता है बच्चों गॉस थ्योरम। अब यदि गॉस थ्योरम से रिलेटेड अपन बात करें तो इसके स्पेशल केसेस में, यदि गॉस थ्योरम कोई क्लोज सरफेस, इसके अंदर कई चार्ज हैं, ये क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। यदि यहाँ पर कई चार्जेस अवेलेबल हैं तो फिर इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, तो फाई इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ Q। इस समीशन ऑफ Q का मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यदि मान लीजिए ये Q3 नेगेटिव होगा तब समीशन Q का मतलब क्या होगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। लेकिन यदि कोई चार्ज इस क्लोज सरफेस के बाहर रखा है, आउटसाइड में, अब इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो स्वाभाविक है जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें इंटर कर रहा है उतना ही तो बाहर निकल रहा है। इंटर करने वाले को आप नेगेटिव बोलते हैं, बाहर निकलने वाले को पॉजिटिव बोलते हैं। टोटल फ्लक्स क्या माना जाएगा, जीरो। तो कभी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है वो किस चार्ज की वजह से निकलता है, जो चार्ज इसके इनसाइड में हो। यदि आउटसाइड में चार्ज है तो उस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होता, क्योंकि जितना इंटर होता उतना ही बाहर निकलता, तो नेट फ्लक्स कितना जाएगा, जीरो। अब नेक्स्ट हमको देखना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो उससे पहले एक टर्म हम लोग देखते थे, वो थी चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? तो चार्ज डेंसिटी जो है बच्चों, उसको हम लोग लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा भी से भी डिनोट करते हैं और रो से भी डिनोट करते हैं। ये चार्ज डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, ऑन द शेप ऑफ ए कंडक्टर। जैसे डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप पर। जैसे चार्ज डेंसिटी मान लीजिए लैम्डा बोला, कोई वायर है उस पर आपने चार्ज दिया Q, इसकी फुल लेंथ है L, तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी चार्ज अपॉन लेंथ। लेकिन यदि इसकी जगह पर शीट है, ऐसी मेटल शीट है, इसको आपने चार्ज दे दिया Q, इसका एरिया A, तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q/A। लेकिन कोई नॉन कंडक्टर है और उसको आपने टोटल चार्ज दे दिया Q, कितने वॉल्यूम पर, V वॉल्यूम पर, तो चार्ज डेंसिटी हो जाता है Q/V, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है ऑन द शेप ऑफ ए कंडक्टर। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसके बाद बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज। तो यदि ये वायर है और उसको आपने चार्ज Q दिया है, लेंथ L है, तो इसको बोलते हैं लाइन चार्ज। और इससे R डिस्टेंस पर यदि यहाँ कोई पॉइंट है
तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू। तो बच्चों मैंने यहां पर वीडियो पॉज किया था, कुछ बच्चे बैठे हुए तो उनसे फॉर्मूला पूछा, 2 स्टूडेंट ने जवाब दिए हैं, बाकी लोग ने नहीं दिए हैं, केवल बोर्ड की शक्ल देख रहे हैं, बस पढ़ के नहीं आते हैं, अभी क्लोज में ही एग्जाम है। और तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज r डिस्टेंस पर कितना होगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाय r। व्हाट इज लैम्डा? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज अपॉन लेंथ। ये जो वायर है उसकी लेंथ यदि l हो और इस पर टोटल चार्ज q हो तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, q बाय l। इसी को अपन ऐसा भी कर सकते थे यार, 2 कर देते तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड तो 2 से डिवाइड, ये ऐसा हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाय r। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइन चार्ज की वजह से। यदि सेम मैं आपसे बात करूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज शीट की वजह से, ये शीट, तो इस शीट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसके अलावा जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू 2 पैरेलल चार्ज शीट। पैरेलल चार्ज शीट की वजह से ही बताया था मैंने इंटेंसिटी। तो यदि मान लीजिए यहां पर नेक्स्ट अपन बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू 2 पैरेलल चार्ज शीट, इनकी वजह से ही बताया था। एक शीट ये और एक शीट ये, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा। ये कैपेसिटर का केस है तो उसमें यहाँ इंटेंसिटी 0 होती है, यहाँ 0 होती है और यहाँ इंटेंसिटी होती है। कितनी होती है इंटेंसिटी E? तो इंटेंसिटी मतलब क्या, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लस क्या करेगा, रिपेल, और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट। और इन दोनों की वजह से नेट इंटेंसिटी E आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह आया था। इसके अलावा और डिफरेंट केसेस भी बताए थे पर यहां के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज शेल मतलब हॉलो कंडक्टर, क्लोज कंडक्टर लेकिन हॉलो। तो उसमें यदि आप चार्ज देंगे तो पूरा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पर। इनसाइड में चार्ज कितना रहेगा, 0। पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल किस पर रहेगा, सरफेस पर। और यदि अपन इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट P है, इस स्फेरिकल शेल का रेडियस मान लीजिए कितना, कैपिटल R। तो यदि हम इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी की बात करें तो जब आपने फॉर्मूला डेराइव किया था तो आप लोगों को याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R, यह आया था, यह डेराइव किया था। फिर इसमें आपने डिफरेंट केसेस देखे थे। फर्स्ट केस जिसमें पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड पर। सेकंड केस जिसमें पॉइंट कहाँ था, सरफेस पर। और थर्ड केस जिसमें पॉइंट कहाँ था, इनसाइड में। तो आप लोग याद कीजिएगा, ये इस तरीके से शेल, और इसमें यदि हम लोग बाहर यहाँ बात करें तो यहाँ पर इंटेंसिटी है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R।
What is r? Distance of a point from the center of a shell. जबकि इस शेल का रेडियस कितना है r, इस पर चार्ज कितना है q। यदि इसकी चार्ज डेंसिटी आपसे बात की जाए कितनी होगी, तो आप सबको पता है इस पर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर यदि E1 बोल देता हूँ मैं, तो आपको पता है चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया बोलोगे क्योंकि पूरा चार्ज सरफेस पर है, तो क्या बोलोगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इससे Q की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को यहाँ रख सकते हो। तो इससे क्या जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि यही चीज़ मैं बोलता आपसे सरफेस पर, यहाँ पर यदि ये पॉइंट P1 है, यदि सरफेस पर कोई पॉइंट P2 है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, तो आप क्या बोलोगे E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन स्मॉल r की जगह आप क्या रख दोगे कैपिटल R, क्योंकि इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगा कैपिटल R। तो R स्क्वायर यहां पर जो था वो स्क्वायर होना चाहिए था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय स्मॉल r स्क्वायर, इस पर यहाँ सरफेस पर Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब Q की वैल्यू आप ये रख सकते हो। और इनसाइड में यहाँ कोई पॉइंट है P3, इस पर इंटेंसिटी क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है सरफेस पर। और इसलिए जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तब आप लोग याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था सेंटर से लेके सरफेस तक ग्राफ डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या रहेगी 0 कैपिटल R डिस्टेंस तक। उसके बाद सरफेस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ग्राफ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा आउटसाइड पर इंटेंसिटी किसी है E, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और सरफेस पर कैसी है मैक्सिमम। तो ऐसा ग्राफ आएगा शेल के केस में। इसके डिफरेंट केस भी बताए थे मैंने, कुछ एग्जांपल भी बताए थे आप लोगों को। मैंने बोला था यदि लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, आप कार के पास खड़े हैं, अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करेंगे, तो आंसर था कार के अंदर बैठ जाएंगे और डोर विंडो सब क्लोज कर लेंगे। यदि लाइटनिंग कार पर हो भी गई है तो पूरा चार्ज कहाँ जाएगा सरफेस पर, इनसाइड पे इंटेंसिटी कितनी रहेगी 0। ऐसे ही आपके क्वेश्चन थे कि जो प्लेन्स होते हैं एरोप्लेन्स, उनके जो टायर्स होते हैं उनमें ग्रेफाइट पाउडर क्यों मिक्स करते हैं, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस जब एरोप्लेन हवा में उड़ता रहता है तो क्लाउड्स के साथ में फ्रिक्शन होता है जिससे वो चार्ज हो जाता है, और जैसे लैंडिंग करता है तो टायर के थ्रू, क्योंकि टायर में ग्रेफाइट मिक्स रहता है, कंडक्टर हो जाता है, वो पूरा चार्ज कहाँ चला जाता है अर्थ में। ऐसे पेट्रोल टैंकर के मैंने एग्जांपल दिए थे कि जो पेट्रोल टैंकर्स होते हैं उनके साथ में एक चेन लटकी रहती है जो कंटिन्यूस रोड को टच करती रहती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उसकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। वो पूरा चार्ज कहाँ चला जाए अर्थ में, इसलिए उससे चेन लटकी रहती है और अर्थ को टच करती रहती है। जबकि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, क्योंकि इंटेंसिटी क्या रहती है 0। शेल के केस हो जाते हो। तो ये देखा था बच्चों अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। नेक्स्ट अपन को देखना चाहिए अब इसके आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो नेक्स्ट बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि जैसे वाटर फ्लो करता है हाई लेवल टू लो लेवल, यदि 2 टैंक में अपन वाटर रख देते हैं और पाइप से कनेक्ट कर दें, वॉल्व ओपन कर दें, तो वाटर फ्लो करता है हाई लेवल टू लो लेवल। कब तक? जब तक कि दोनों के वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए। एग्जैक्टली इसी तरीके से यदि 2 चार्ज कंडक्टर्स को यदि हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में चार्ज फ्लो होता है
कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक, जब तक कि उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल मतलब एक्चुअली में क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज होती हैं उनके पोटेंशियल को अपन हाई मानते हैं, जो नेगेटिव चार्ज बॉडीज होती हैं उनके पोटेंशियल को लो मानते हैं, और अर्थ के पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। तो यदि मान लीजिए हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, उनको वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी उसका पोटेंशियल हाई माना जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है उसका पोटेंशियल लो माना जाएगा। और ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। सेम होने तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। चार्ज का फ्लो होना चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर किया था, पर मेन बात थी कि जो डेफिनेशन आपने देखी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो थोड़ा डिफरेंट थी, जो जनरली एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। तो आप लोग बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोग को पता होगा, मैंने बताया था V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। व्हाट इज Q नॉट, टेस्ट चार्ज। तो यदि कोई टेस्ट चार्ज है, इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी से यदि किसी पॉइंट तक हम लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितना हमको वर्क करना पड़ता है वो वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। इस रेशो को हम बोलते हैं गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यदि अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है Vp, तो इज इक्वल टू बोलते हैं हम लोग वर्क डन। काहे के लिए वर्क डन, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। पर यदि टेस्ट चार्ज यूनिट हो तो फिर V इज इक्वल टू W हो जाएगा। तो फिर डेफिनेशन एकदम सिंपल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसलिए जो सीधी सीधी डेफिनेशन बनती है वो यही हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल definition, electric potential at any point in the electric field is equal to the amount of work required to bringing unit positive charge from infinity to that point। और इस बेसिस पर फॉर्मूला बनता है Vp is equal to W infinity to P upon test charge। तो जब ये फॉर्मूला बना तो इससे फिर एक बात क्लियर हो गई कि पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्योंकि वर्क स्केलर है, चार्ज स्केलर है, तो पोटेंशियल भी स्केलर होगा। फिर थर्ड, यदि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो वर्क के लिए आपको पता है ml² T-2 चार्ज AT, और इसलिए पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा ml² T-3 A-1। यूनिट की बात की जाए, यूनिट तो इन CGS सिस्टम डाइन पर स्टेट कूलम, डाइन पर स्टेट कूलम, इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, स्टेट वोल्ट। जबकि SI सिस्टम में बात करें तो हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर कूलम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। सॉरी न्यूटन, सॉरी वर्क है, वर्क के लिए क्या आएगा, आर्क्स पर स्टेट कूलम। और SI सिस्टम में क्या जाएगा,
जूल्स पर कूलम। फिर इनमें रिलेशन, तो रिलेशन होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। ये आपने देखा था। फिर नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद जो अपन ने डिस्कस किया था वो देखा था अपन ने नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यदि यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है तो उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने डिराइव किया था। ये फॉर्मूला आया था आपका Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाय R। इंटेंसिटी के केस में क्या था, Q बाय R इज स्क्वायर। पोटेंशियल के केस में होता है Q बाय R। लेकिन ये चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो यदि प्लस चार्ज होगा तो प्लस होगा, और यदि माइनस हो तो फिर ये माइनस होगा। तो फिर आपको ऐसा साइन कन्वेंशन का याद रखना पड़ेगा स्केलर के केस में। फिर नेक्स्ट मैंने इसके बाद आपसे डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखा था ड्यू टू चार्ज। तब आप लोगों को क्लियर है, चार्ज यदि आप इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज न्यूमरेटर में। पर ध्यान दो, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। यदि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। भाई -10 वाला इंटेलिजेंट है कि -20 वाला? -20 वाला गधा है, उसके ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर भी आप नेगेटिव वैल्यूज बढ़ाते जाओगे, इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। सेकेंड, ऑन साइज ऑफ कंडक्टर। यदि कोई कंडक्टर है, जैसे पॉइंट चार्ज था, कंडक्टर होगा, अब उसके कारण यदि पोटेंशियल बोलते हो आप, तो ये स्मॉल r की जगह क्या जाएगा, कैपिटल R। व्हाट इज कैपिटल R? रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो अब इसके केस में यदि मैं बोलूँगा यहाँ पर पोटेंशियल क्या फॉर्मूला होगा, तो आप बोलोगे 1/4πε0 इंटू Q बाय कैपिटल R। कैपिटल R कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। साइज इंक्रीज होगा तो स्वाभाविक रेडियस बढ़ेगा, रेडियस इंक्रीज होने से पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि यदि आप साइज इंक्रीज करते हैं, रेडियस इंक्रीज करते हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस से पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको मालूम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, और इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस से पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस से डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। फोर्थ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है,
इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल स्वाभाविक है पॉजिटिव होगा। लेकिन इसी कंडक्टर के क्लोज यदि हम एक और कंडक्टर को रख दें तो इंडक्शन की वजह से इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यदि किसी चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर को लाओगे तो उस पर अपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल आएगा और वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डेफिनेटली फोर्थ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। फिर बच्चों इसके बाद आपने देखा था नेक्स्ट, potential difference between 2 points in electric field, between 2 points in electric field, potential difference between 2 points in electric field। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ए पर और बी पर, किस पर पोटेंशियल हाई होगा, स्वाभाविक है ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी दिख रही है, मतलब यहां क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। तभी तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी जा रही है, प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां मूव करती है, प्लस टू माइनस। यदि ये डायरेक्शन आप बता रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इस डायरेक्शन में क्या मूव कर रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कहां से कहां चलती, प्लस से माइनस की तरफ। मतलब ये जो पॉइंट है वो प्लस के क्लोज है, और ये जो पॉइंट है माइनस के क्लोज है और प्लस से दूर है। तो जो प्लस के क्लोज होगा उसका पोटेंशियल हाई होगा, जो प्लस से दूर है उसका पोटेंशियल कम होगा। सपोज डेल वी कम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल एक्स। तो जो डेफिनेशन बनती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो होती है आपकी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यदि किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आते हो तो जो भी वर्क रिक्वायर्ड होता है वो वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। लेकिन टेस्ट चार्ज यदि यूनिट हो तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। तो फिर डेफिनेशन क्या बनेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने देखा था रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। What is potential gradient? Potential difference per unit distance is called potential gradient। तो potential gradient का फॉर्मूला क्या था आपका, डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्योंकि डेल एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी होगा, तो यूनिट डिस्टेंस पर क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये यूनिट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और फिर आपने रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है, यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या देखा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस ऑन विच potential is equal at each point
is called equipotential surface. ऐसा सरफेस, ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब यदि मान लीजिए सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम यहाँ कोई प्लेन इमेजिन करें तो इस प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम V1 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 हर पॉइंट पर। ऐसे प्लेन को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। द प्लेन और सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट्स। अब यहां पर अपन बात करें एक और प्लेन, तो ये अगेन एक न्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया। इसके भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। मान लीजिए V2, मान लीजिए 9 वोल्ट, तो इसके हर पॉइंट पर 9 वोल्ट, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, राइट। तो जो डेफिनेशन बनती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वो यही बनती है, द सरफेस और प्लेन ऑन विच potential is equal at each point is called equipotential surface। अब रहा सवाल इसकी प्रॉपर्टीज का, तो वो प्रॉपर्टीज भी आप लोग बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि आप देखो यदि ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, यदि इसको सेंटर पर रख दोगे तो इससे R1 डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, और V1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 इंटू Q/R1। ऐसा केवल इस पॉइंट पर नहीं होगा बल्कि इस सरफेस पर, इस स्फीयर के, यदि हम ये सेंटर ले लें और R1 रेडियस का स्फीयर इमेजिन करें तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। कितना होगा, 1/4πε0 इंटू Q/R1। लेकिन यदि हम एक और स्फीयर अज्यूम करें, कंसेंट्रिक स्फीयर, सेंटर सेम है, R2 रेडियस का, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, V2 V2 V2। इस V2 की वैल्यू क्या बोलोगे, 1/4πε0 इंटू Q/R2। स्वाभाविक है चार्ट से जितने डिस्टेंस पर आप देखते जाओगे ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं और इनका ग्रेजुअली पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 10 वोल्ट है तो हर पॉइंट का 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर 9 वोल्ट है तो हर पॉइंट का 9 वोल्ट होगा, राइट। सेकेंड मतलब प्रॉपर्टीज में मैंने बताया, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अराउंड द पॉइंट चार्ज द concentric spheres are equipotential surfaces। सेकेंड, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस को अपन बात करें तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इंटरसेक्ट करेंगे और मान लीजिए ये ऐसा है और इसका पोटेंशियल V2, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर पोटेंशियल की दो डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी, और किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर पोटेंशियल की दो डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती। भाई इसके हिसाब से, इस सरफेस के हिसाब से हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, V1, और इसके हिसाब से हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, V2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर तो दो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, V1 बोले या V2 बोले, दो डिफरेंट वैल्यू हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल V1 की वैल्यू है 9 वोल्ट, तो आप बोलोगे यहाँ पर पोटेंशियल 9 वोल्ट, इस पर भी 9, इस पर भी 9, इस पर भी 9, इस पर भी, इसके हिसाब से मान लीजिए 10 वोल्ट, तो यहाँ 10 10 10 10 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 10। अब एक फिक्स पॉइंट पर दो डिफरेंट पोटेंशियल तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो ना आप क्या है, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट।
भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो वर्क की एक फिक्स वैल्यू होगी, दो डिफरेंट वैल्यू थोड़ी होगी। इसीलिए कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। थर्ड, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हो, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर, नॉर्मल होती हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज हो तो उसको परपेंडिकुलर एंटर करेंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरीके से यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस पर यदि हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होता है, वर्क डन जो होता है, वो कितना होता है? 0। कोई वर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा। देयर इज नो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इन पर यदि पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हो, तो पोटेंशियल सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। और आप सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क की वैल्यू भी क्या जाएगी? 0। इसी के साथ साथ मैंने शायद आपको एक रिलेशन बता दिया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स। नेक्स्ट बच्चों अपन देखते हैं जो हमने देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फर्स्ट अपन को देखना चाहिए ऑन लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। तो आप सबको पता है कि यदि ये डायपोल है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये सेंटर, और सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट है एक्सिस पर, तो इसको अपन बोलते हैं ऑन लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। तो यदि इस पॉइंट का सेंटर से r डिस्टेंस है तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू, डायपोल की लेंथ होती है 2a, तो हाफ लेंथ क्या होती है a, और ये हाफ लेंथ थी a। तो फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था। व्हाट इज p? डायपोल मोमेंट। P मीन्स Q इंटू 2a। शॉर्ट डायपोल के लिए ये a स्क्वायर निग्लिजिबल हो जाएगा, तो Vx इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू क्यू बाय P अपॉन r स्क्वायर, ये आ जाएगा। जबकि यही चीज लॉन्गिट्यूडनल की जगह यदि हमने लेटरल पॉइंट पर बात की होती यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो डायपोल की वजह से हमेशा लेटरल पॉइंट पर यदि कोई पॉइंट्स हैं तो उन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल।
तो यदि कोई यहाँ पर प्लेट है, एक और प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल Q है, इसको जब आप छोड़ोगे तो इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि यही डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, प्लस टू माइनस। तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से ये मोशन करेगा और मोशन करके यहाँ पर हिट करेगा v वेलोसिटी से। तो यदि आपसे पूछा जाए बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। मैंने पूरा ड्राइव करवाया था, पर डायरेक्ट यदि अपन बात करें तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर। जबकि यही आपने देखा था, ये आया था Q इंटू डेल वी, इसकी एनर्जी कहलाएगी Q इंटू डेल वी। व्हाट इज डेल वी, पोटेंशियल डिफरेंस। यदि इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो वेलोसिटी निकल आएगी, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। या इसी को यदि मान लीजिए दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है या इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो एक तो आप इसको इक्वेट करके, या फिर हाफ m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू डेल वी की जगह E इंटू डी लिख सकते हो, E इंटू डी भी लिख सकते हो, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी इज इक्वल टू E इंटू डेल एक्स मतलब D। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको वेलोसिटी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू क्यू इंटू डेल वी अपॉन m। तो v इज इक्वल टू रूट ओवर ही, वेलोसिटी निकल आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, पता है आपको, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिस पर होती है Q इंटू डेल वी। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, वो थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल सिस्टम। तो आप लोग को याद होगा पोटेंशियल एनर्जी, यदि टू चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाय R। यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि यदि Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे तो यहाँ प्लस प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। लेकिन यदि Q1 माइनस है तो फिर आपको यहाँ पर माइनस वैल्यू रखनी पड़ेगी। यदि Q2 माइनस है तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस केस में ऐसा करना पड़ेगा। यदि ये प्लस है और ये माइनस है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से मैंने बताया था, यदि ट्रायंगल है, इसके वर्टाइजेस पर चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, यहाँ पर डिस्टेंस R12, ये डिस्टेंस R23 और ये R13। यदि मैं यहाँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो आप बोलोगे U12 प्लस U23 प्लस U13। U12 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस सिस्टम, तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। अब Q1 और Q2 के साइन आपको देखने पड़ेंगे, यदि प्लस प्लस हो तो प्लस प्लस रखोगे, माइनस माइनस तो माइनस माइनस रखोगे, और एक प्लस एक माइनस हो तो एक प्लस और दूसरा माइनस रखोगे। ऐसे U23 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 अपॉन R23। U13 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 अपॉन R13। ऐसे करके आप टोटल एनर्जी निकाल लोगे। तो ये पूरा अपन ने डिस्कस किया था। ये हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके अलावा यदि बात करूं मैं आपसे कि मान लीजिए सपोज कोई चार्ज शेल है
उसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप बता सकते हैं। जैसे ये शेल है, हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल बताना है, जबकि इस पर शेल पर टोटल चार्ज है क्यू। तो यदि आउटसाइड में बात करें, सपोज V1, सरफेस पर कोई पॉइंट है V2, इनसाइड में कोई पॉइंट है V3। तो यदि आउटसाइड में कोई पॉइंट है, उसमें पोटेंशियल यदि V1 है, तो V1 क्या बोलोगे आप? 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। सरफेस पर V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर। इनसाइड में अंदर तो हमेशा शेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी सरफेस पर। तो V3 इज इक्वल टू V2, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मान लीजिए चार्ज शीट है, इसकी वजह से यहां पर आपको d डिस्टेंस पर पोटेंशियल बताना है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो E इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो V बाय D, क्योंकि आपको मालूम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय D। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी, और E की वैल्यू आपको पता है यहां पर सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इज इक्वल टू V। इस तरीके से यहां पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हो, राइट? तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बाद अपन को देखना चाहिए कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर एंड कैपेसिटर्स। तो ये अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।